वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 का अध्ययन करने जा रहे, जिसमें हम चैप्टर नंबर पढ़ेंगे 18वां, जिसका शीर्षक है टोपी। टोपी इस पाठ का ये सेशन नंबर 2 है। इसके पहले भागों में हमने पढ़ा था कि गौरैया की हम कहानी पढ़ रहे हैं। यह एक बोध कथा है, लोक कथा है। टोपी इस कहानी में 2 गौरैया और गौरैया के वर्णन हमने पढ़ा। गौरैया अब स्वभाव से कैसी है, थोड़ी जिद्दी है, और जो उसने जिद की ठान के लिखे उसके लिए वो प्रयत्न करती है। अब उसने निश्चय कर लिया है। कौन सा निश्चय कर लिया है उसने, याद है कुछ? कौन सा निश्चय कर लिया है? अब उसको भी आदमियों की जैसे, मनुष्य की जैसी टोपी पहनना है। अब उसके लिए वो क्या क्या करती है, टोपी पहनने के लिए वो कौन कौन से प्रयत्न करती है, इसका वर्णन हम आगे के कहानी के परिच्छेदों में पढ़ेंगे। मामूल के मुताबिक अगले दिन दोनों घोड़े पर चुगने निकले। चुगते चुगते उसे रुई का एक फां मिल गया। अब देखे, जैसे उसने सोचा था कि उसे क्या करना है, टोपी पहनना है, लेकिन उसका जो गौरैया था उसने क्या कहा था आपको, तुम्हें पता है? टोपी कौन पहनता है? आदमी को जो राजा होता है ना, वह पहनता है। और टोपी बनाना ये कोई आसान काम नहीं है। उसके लिए बहुत पापड़ बेलना पड़ते हैं, अर्थात बहुत परिश्रम करने पड़ते हैं। और फिर दोनों ने अगले दिन फिर उठे, सुबह शाम हो गई थी, बातचीत करते। अब दूसरे दिन का वर्णन करें यहाँ पर लेखक कि सुबह हो गई और फिर घुरे पर, अर्थात कड़े कुचरे के जो ढेर होता है वहां पर दोनों दाना चुगने के लिए निकले। अब चुगते चुगते उसे रुई का एक फाहा, अर्थात रुई का एक ढेर सारा रुई मिल गई। और फिर उसको देखकर वो बहुत खुश हो गई। मिल गया, मिल गया, मिल गया। गौरैया हमारे खुशी के घुरे पर लौटने लगी। अरे क्या मिल गया रे? गौरे ने चिढ़ा कर पूछा। मिल गया, मिल गया, टोपी का जुगाड़ मिल गया। अब देखिए उसे क्या करना था, टोपी उसके रात भर उसने वही सोच रही थी कि किस प्रकार से मैं टोपी बनाऊं। अब देखिए वहां पर लिखा था ना, एक कहावत लिखी थी, क्या? जहां चाहा वहां रहा। तो अगर हमारे अंदर इच्छा होगी और उसके लिए अगर हम प्रयत्न करेंगे तो कोई भी नामुमकिन चीज को हम मुमकिन कर सकते हैं। अब यह जो गौरैया है वो एक पक्षी है, फिर भी वह उसकी चाह क्या है कि अब उसको टोपी पहनना है। इसके लिए वह किस प्रकार से प्रयत्न करती है। अब जैसे ही उसने उस कचरे के ढेर पर क्या देखा था, उसने रुई का फां देखा था, अर्थात रुई का ढेर सारा रुई देखी थी। और जैसे ही उसको देखी वह खुश हो गई और कह रही कि उसके दिमाग में कल्पना आ गई, अब टोपी का जुगाड़ बंदोबस्त हो गया। गौरैया ने गौरे के सामने रुई का फां धर दिया। अब देखिए, आपने अगर रुई देखी होगी, अगर हम गांव में नहीं, अगर बॉम्बे में रहते तो हमारे पास जो रुई होती है वो कैसे साफ सुथरी होती है, लेकिन गांव में हम जब देखते हैं जो वो पौधों से निकलती है रुई, तो उसमें बहुत सारे मतलब पौधों के जो कचरा होता है, दूसरे जो मिट्टी का कचरा उसमें लगा होता है, और उसके अंदर छोटे छोटे बीज भी होते हैं। तो इस प्रकार का जो हम बोलते हैं ना रॉ मटेरियल, तो उस प्रकार से वह जो वास्तविक रुई होती है उसके पहला का रुई का जो प्रकार होता है ना, वो उसको मिला था। और जैसे ही उसके सामने ये गए, अब उसको उस रुई के फां से वो किस प्रकार से टोपी बना सकती है, लेकिन वो जहाँ इच्छा वहां मार्ग होते हैं ना, उसके हिसाब से वह अब जिद्दी भी है। अब वो बहुत प्रयत्न करने वाली है टोपी बनाने के लिए। तो कौन कौन से प्रयत्न करते हैं हम उसे देखते हैं। अब तेरे जैसा एक ही बावरा और था। अब देखो, गौरा उसको समझाने की कोशिश कर रहा है कि तू मूर्ख है, बावरा है, पागल है, कि तुम्हारे जैसा ही एक ऐसा पागल व्यक्ति था, बावरा था। रास्ता चलते चलते उसे अचानक एक दिन पड़ा हुआ चाबुक मिल गया। चाबुक था बड़ा उम्दा, अर्थात सुंदर और लचकदार। किसी घुड़सवार के हाथ से छुटकर गिर गया होगा। चाबुक हाथ लगते ही वह बावरा चीखने लगा। चाबुक तो मिल गया, बाकी बचा 3, घोड़ा, लगाम और जीन। अब देखिए, जब गौरैया ठान लेती है कि उसको
अब टोपी पहनने इसके लिए जब रुई का फाह मिल जाते है तो वो खुश हो जाती है। तो उसका वह अल्लड़पन देखकर, उसका वह पागलपन देखकर गौरा उसे कहता है कि तुम्हारे जैसा ही एक बावरा था, जब रास्ते से चल रहा था तो उसको एक चाबुक मिला। अब चाबुक किसके हाथ में होता है? जो घोड़सवार होता है उसके हाथ में होता है। तो बोलते कि उस चाबुक तो था लेकिन 3 चीज उसके लिए उसके सामने नहीं थी और उसको 3 चीजें चाहिए थी। कौन सी? घोड़ा, लगाम और जीन। अब घोड़ा, लगाम और जीन, घोड़े पर जो वस्त्र डाला जाता है बैठने के लिए उसे कहा जाता है जीन। तो गौरा कहता है कि उस बावरे को चाबुक तो मिला था लेकिन अब वो सोचता है कि उस चाबुक को चलाने के लिए वो घोड़ा, लगाम और जीन की खोज करेगा। अब ये तीनों तो रास्ते में पड़े मिलने से रहे, सब काम धंधा छोड़ वह बावरा ताउम्र यह रटता रहा। आप देखिए उसने सारे काम धंधे छोड़ दे और अपने उम्र बीतने जाने समय तक वह सिर्फ यही 3 चीजें बोलता रहा। बाकी बचा 3 घोड़ा, लगाम और जीन। गौरा उसे समझाते हुए बोला, इस रुई के फाये से लेकर टोपी तक का सफर तुझे कुछ अता पता है? अब देखिए जो गौरा है उसको हमने देखा वो इतना मतलब जिद्दी नहीं था, लेकिन गौरा कैसी थी? वह बहुत हटेली और जिद्दी थी। उसको समझाने की कोशिश करता है कि इस फाये से लेकर तुम टोपी कैसे बनाएंगे और तुझे कुछ पता है टोपी किस प्रकार से बनाई जाती है, उसका कुछ उसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है और एक कोई हमसे नहीं, वो मनुष्य के द्वारा बनाई जाती है, उसके लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है। उसके बारे में तुझे कुछ अता पता है? बस देखते जाओ अब कैसे बनती है टोपी। गौराया रुई का फाया लेकर एक दुनिया के पास चली गई और बड़े मनोहर से बोली। अब देखिए उसने ठान ली थी वह टोपी बनाएगी। उसके लिए गौरा उसको बहुत समझाने की कोशिश करता है कि नहीं ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसकी बात मानती है नहीं। वह कहती है कि तुम देखते रहो। अब वो उसको चैलेंज करते कि किसी भी प्रकार से मैं तुम्हें इस रुई से टोपी बनवा कर ही दिखला कर छोड़ूंगी। तो इस प्रकार वह उसको चैलेंज करती है और फिर आगे बढ़ती है। फिर गौरैया क्या करती है? रुई का एक फां लेकर एक दुनिया के पास जाती है, जहाँ पर वह दुनिया कौन होता है कि जो रुई को मुलायम करता है प्रक्रिया करके। उसके पास वो यंत्र होता है, उसके द्वारा वह उसके अंदर के जो कचरा होता है या फिर उसमें जो बीज होते हैं वो निकाल कर उसको महीन अर्थात मुलायम कर देता है। तो उस दुनिया के पास चली गई और बड़े मनोहार से बोली, बड़े प्यार से बोली, दुनिया भैया इस रुई के फाये को ढूंढ दो। अब देखो उसे विनती करने लगी। दुनिया बेचारा बूढ़ा था, जाड़े का मौसम था। अब देखिए जिस दुनिया के पास गया था उसकी उम्र कैसी थी? वो बहुत उम्र वाला हो चुका था, वो वृद्धावस्था में था और उस समय जाड़े का मौसम था। उसके तन पर वर्ष पुरानी तार हो चुकी थी, अर्थात उसकी जो अवस्था थी वह बहुत ही बेकार थी। मतलब शरीर से वह बहुत थका हारा दिखाई दे रहा था। एक मिर्जाई पड़ी हुई थी। अब देखो जो रुई से बनाए जाने वाले जो अन्य चीज होते हैं वो उसके आजू बाजू में पड़े हुए थे। वह कांपते हुए बोला, तू जाते है कि नहीं? देखते नहीं, अभी मुझे राजा जी के लिए रजाई बनानी है। अब जैसे ही गौरैया उसके पास गई तो वह भड़क गया और कहते हैं कि नहीं मुझे क्या काम धाम नहीं है? तुझे दिखाई नहीं देता है मेरे पास कितना सारा ढेर सारा काम है। अब मुझे किसके लिए? राजा जी के लिए रजाई बनानी। एक तो यहाँ का राजा ऐसा है जो चाम का दाम चलाता है, ऊपर से तू आ गई फोकट की रुई ढूंढवाने के लिए। अब देखिए यहाँ पर हमें उस देश का या उस प्रांत का राजा किस प्रकार से इसका वर्णन यहाँ पर लेखक करवा रहा है कि जो राजा था वह क्या कर रहा था? चाम का दाम चलाता, अर्थात बिना उस काम का मुबदला दिए, उस बदले में उसकी आमदनी दे फोकट से काम करवाता था। और इसके वजह से वह जो जिसके पास वह गई थी रुई का कपड़ा रुई का फांका लेकर, तो वह उसको देखकर वह थोड़ा क्रोधित हो जाता है। क्यों? क्योंकि राजा का काम वह मन से कर रहा था नहीं, तो वह उस पर गुस्सा हो जाता है। उजरनो करो भैये, गौरैया बोली, मैं तुम्हें पूरी उजरत दूंगी।
उसे धुन दो भैया, आधा तू ले ले आधा मैं ले लूंगी। अब देखिए वह कहता है कि फिर गौरा देखती है कि वो क्रोधित हो गए हैं, गुस्सा हो गए हैं। क्यों? क्योंकि उसको राजा का काम बिना मुबादले दिए ही करना पड़ता था और इसकी वजह से वो थोड़ा गुस्सा था। लेकिन वह क्या कहती है, उसको समझाती है कि तुम मुझसे उजरत मत कर, मैं तुम्हें क्या कर दूंगी, तुम मेरा रुई को धुन दो, फिर मैं उससे जो रुई का फा बढ़ जाएगा उससे तो आधा तुम रख लेना, आधा मैं रख लूंगी। अब देखिए वो क्या करती है, यहाँ पर जो दुल्हिया है उन दुल्हिया को उसके कार्य का जो काम करने वाला है उसका वह मुबदला देने वाला है। अब उस पैसे के रूप में उसके पास नहीं था, तो वह क्या करती है कि जो आधा कार्य करने वाली है उसमें से जो चीज बनने वाली है वो आधा खुद के लिए रखने वाले है और आधा उसको देने वाले है, तो इससे वह खुश हो जाता है। दुनिया को अपनी जिंदगी में आज तक इतनी खरी मजूरी कभी न मिली थी। 16 आने में 8 आने मजूरी तो इसके लिए सपना थी। अब देखो दुनिया उसकी जो उसने कहा था कि आधा दे दूंगी मैं उसमें से, तो वह उसके लिए वह मजूरी बहुत बड़ी थी। उसके जीवन में इतना बड़ी काम के बदले में मजूरी, उसे आमदनी किसी ने नहीं दिया था। अब 16 आने में 8 आने मजूरी तो किसको मिलती है क्या? नहीं ना। फिर भी उसे आधे के बदले में आधा दाम मिल रहा था। वह झट से तैयार हो गया। घर चो उसकी ताती बज उठी। उसने बड़े मन से रुई धुनी, लो इसे। उसमें से आधा धुने ने ले ली और आधा गौराया ने ले ली। अब धुने से निकलकर वो आगे बढ़ने लगी। इससे उत्साहित गौरा की एक कोरी के यहाँ गई। अब देखो धुने के बाद वो किसके पास जाती है? कोरी के पास। और उससे जाने के बाद उसे कहने लगते है, कोरी भैया इस धुनी रुई से सूत काट दो। अब देखो कोरी का कार्य क्या होता है कि रुई से सूत काटना। तो अब रुई के द्वारा उसे सूत काटना था, इसलिए वह कोरी से जाती है और उससे विनती करती है। कोरी की कमर झुकी हुई थी, उसने बदन पर धज्जी हो चुका था और उसका गुस्सा डाल रखा था। अब देखिए उसकी भी अवस्था बहुत दयनीय थी। किसकी? कोरी की। वह बड़ी अनिच्छा से बोला, तुम लोग यहाँ से भागते हो कि नहीं? देखते नहीं अभी मुझे राजा जी की अचकन के लिए सूत काटने हैं। अब देखिए पहले ही वह राजा का कार्य कर रहा था, और कौन से राजा का? जो राजा उनके काम के बदले में किसी भी प्रकार की आमदनी उनको नहीं देते थे, और इसके वजह से वह बिना इच्छा के नाखुश होकर वह राजा का काम कर रहा था। इतने में गौरैया और गौरा उसके पास गए और उस रुई का वस्त्र बना सूत काटने के लिए उसे कहने लगे। तो उसको तुरंत गुस्सा आएगा ना। एक तो पहले से वो फोकट का काम कर रहा था और उसको लगा ये लोग क्या मुझे पैसे देंगे, इनका भी काम मुझे तो मुफ्त में ही करना पड़ेगा। इसलिए वो गुस्सा हो गया और कहने लगा कि अभी मुझे राजा के अचकन के लिए अर्थात एक प्रकार के वस्त्र के लिए सूत काटने हैं। मुझे फुर्सत नहीं है, समय नहीं है मुफ्त में मल्लार गाने की। मुफ्त में हर किसी का कार्य में मुफ्त में नहीं कर सकता। एक तो पहले से ही मैं राजा का सारा काम फोकट करता हूँ। भैया इस मुल्क में सब काम क्या राजा जी के लिए ही होता है? अब देखिए गौरव क्या सोचने लगी कि पहले धुनी के पास गई, वह भी राजा का काम कर रहा था। अब कोरी के पास आई, वह भी राजा का कार्य कर रहा है। तो उसे लगा कि इस मुल्क में इस गांव में क्या सारे लोग सिर्फ राजा का ही काम करते हैं? गौरैया अचरज से बोली, आश्चर्य से बोलना। तू किस मुल्क से आई है? कोरी ने उसे भर आंख देखा। जानती नहीं यहाँ का चलन, खट मरे बरधा बैठा खाए तुरंग। अर्थात वह कहता है कि अब देखो तुझे पता नहीं, तू इस मुल्क से नहीं है, यहाँ पर सारे कार्य राजा के ही कहने पर करते हैं और राजा कैसा काम करवाता है उसके बदले में किसी भी प्रकार की आमदनी नहीं देता, फोकट में सारे कार्य करते हैं। और राजा तो करता है लेकिन राजा के जितने भी मंत्री या राजा के राज दरबार में जितने भी लोग होते हैं वह भी यहाँ से सारे काम फोकट में करवाते हैं। यह सब काम राजा जी के नाम पर और राजा जी के लिए ही होता है। राजा जी के लघुए भगुए भी बहुत है, अर्थात राजा के नाम पर काम करने वाले बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो राजा का नाम लेकर फोकट में काम कर रहे थे, इसी में उनका भी काम होता है। अब देखिए इससे हमें पता चल रहा है कि उस मुल्क का, उस देश का जो राजा था वो किस प्रकार से व्यवहार करता था जनता के साथ, कि राजतंत्र था और उन राजाओं के काम करने जनता के द्वारा जो कार्य किया जाता था उसके बदले में राजा उनको कुछ भी आमदनी नहीं देता था, इसलिए सारी प्रजा नाखुश थी।
मुकरो मत भैया, हम तुम्हें माकुल मुआवजा देंगे, अर्थात उसके बदले में अच्छी आमदनी देंगे। इसे काट दो, आधा तुम ले लो, आधा मैं ले लूंगी। अब देखो, उसने दुनिया से भी क्या कहा था, आधा उसको दे दिया था। अब जब वो उसके पास आई थी तो उसको भी काटने के बाद, सूत बनाने के बाद उसको वो कहती कि मैं तुझे आधा दे दूंगी और आधा मैं रख लूंगी। कोरी भी यह बात सुनकर बहुत खुश हो गया। कोरी भी तैयार हो गया। इतना वाजिब मजूरी पर काम करना मूर्खता होता कि अब देखो, आधे के बदले, पूरे काम करने के बदले में पूरा आधा दाम उसको मिल रहा था, इसलिए वह इसमें आधा लेने में अपनी समझदारी मानता है। तन तन करके उसकी तकली चरखी ताता थैया करने लगी। काफी महीन और लच्छेदार सूत काट दिए उसने, और इस प्रकार जो कार्य वो राजा के लिए अनिच्छा से कर रहा था, लेकिन उसके काम के बदले में उसको आधा सूत मिलने वाला था, इसलिए वो खुश होकर बहुत सुंदर महीन और लच्छेदार सूत उस चिड़िया को काट कर देता है। परिच्छेदों में आए हुए कठिन शब्दों का अर्थ देखते हैं। मामूल, हमेशा की तरह। घुरा, कूड़े करकट का ढेर। फां, रुई का ढेर। जुगाड़ करना, इंतजाम करना। उम्दा, बेहतर। धुनिया, रुई का साफ करने, मुलायम करने वाला। मिर्जई, जैकेट। उज, ऐतराज। बरघा, बैल। तुरंग, घोड़ा। माकुल, उचित। मुहावरे है। मारे खुशी के लौटना, बहुत बहुत खुश होना। तारतर होना, बिल्कुल फटी होना। खट कर मरना, अत्यधिक परिश्रम करना। तो बच्चों, अब तक देखा हमने कि किस प्रकार से गौरैया ने जिद ठानी थी कि टोपी पहनना है। उसके लिए वो क्या प्रयत्न कर रहे थे, इसका वर्णन हमने पढ़ा। आगे भी वो टोपी बनाने के लिए क्या क्या पापड़ बेलते, क्या क्या प्रयत्न करते, उसका वर्णन हम पढ़ेंगे, लेकिन इसके अगले भाग में।